हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में परिवहन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो आगामी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ना? तो इसमें विशेषकर हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना? तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है वो उसमें हृदय भी होते हैं, रक्त भी होते हैं और रक्त वाहिकाएँ भी होती हैं, है ना? तो इन तीनों से मिलकर के हमारा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा घ हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम केवल जंतुओं में ही पाए जाते हैं, है ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जंतुओं में दो तरह के होते हैं। एक हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा जो होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना? अगला प्रश्न है कि किस जंतु में खुला या मुक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है तिलचट्टा में भी पाया जाता है, टिड्डे में भी पाए जाते हैं, घोंघे में भी पाए जाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, इन तीनों जंतुओं के अतिरिक्त जो है तितली, केकड़ा, मकड़ी, सीप, झींगा आदि में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है ना? तो तिलचट याद रखेंगे, तिलचट्टा महाराज को याद रखेंगे, यही ज़्यादातर पूछा जा ऑप्शन में रहता है ना? इसके अतिरिक्त भी याद रखेंगे टिड्डे, है ना, ग्रासहॉपर, स्नेल, घोंघा है, तितली है, केकड़ा है, मकड़ी है, सीप है, झींगा है, इन सब में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका ये इसमें केंचुआ को बार-बार पूछा जाता है, इसको टारगेट किया जाता है ना? बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है वो केंचुआ में पाया जाता है, फ्रॉग में भी पाया जाता है, मानव में भी पाया जाता है। यानी कि हमारा सही आंसर जो है इनमें से सभी। केंचुआ को ज़रूर याद रखेंगे, है ना? तो केंचुआ में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना? अगला प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र के द्वारा किन-किन पदार्थों का परिवहन होता है ना? परिवहन तंत्र के द्वारा। देखिए, ये परिवहन तंत्र के द्वारा किन-किन पदार्थों का परिवहन होता है ना? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि परिवहन तंत्र के द्वारा किन-किन पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये भोजन और सॉल्ट का होता है, O2, CO2 का भी होता है, हार्मोन्स का भी होता है, अन्य रसायनों का भी होता है। तो हमारा सही आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, है ना? देखिएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। यानी कि ये जो परिवहन तंत्र जो होता है, परिवहन तंत्र जंतुओं में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, यह केवल और केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, याद रखेंगे। परिवहन तंत्र में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे, है ना? तो परिवहन तंत्र जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं और तो यह केवल और केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में की थी। देखिए, इसमें सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम याद रखेंगे, विलियम हार्वे के द्वारा जो है ब्लड सर्कुलेशन की क्या की गई थी? खोज की गई थी, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था पहले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है? यानी कि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया ही नहीं जाता है। जंतु है लेकिन उसमें उसमें परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है। तो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, पॉलीफेरा में भी नहीं पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में भी पाया जाता है। ये तीनों जो है फाइलम के नाम है। इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं, उन सभी जंतुओं में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पाए नहीं जाते हैं तो फिर पदार्थों का या पोषक तत्वों का परिवहन कैसे होता है? तो याद रखेंगे कि डिफ्यूजन की क्रिया एक सरल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में विषण कहा जाता है। इसी की क्रिया के द्वारा जो है वो सीधे शरीर की सतह और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का क्या हो जाता है? आपका विषण की क्रिया के द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ना? अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? पंपिंग ऑर्गन, देखिए हार्ट को हम लोग बोलते हैं, हृदय को हम लोग पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा घ हो जाएगा। यानी कि हृदय को हम लोग हृदय जो होता है हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि हमारा हृदय होता है, देखिए हमारा हृदय जो है फिस्ट यानी कि मुट्ठी इसको कहा जाता है, मुट्ठी के आकार का होता है।
सॉफ्ट भी होता है और गहरा लाल रंग का भी होता है। तो हमारा सही आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि हमारा हृदय किस गुहा में स्थित होता है। तो देखिए हमारा हृदय जो है वो थोरेसिक कैविटी, जिसको हम लोग वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं, है ना। तो हमारा हृदय जो है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो थोरेसिक कैविटी हो जाएगा। याद रखेंगे, वक्ष गुहा में हमारा हृदय जो है वो स्थित होता है ना। अगला प्रश्न है कि हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय विकास के दौरान किस परत से हुई है। तो देखिए हृदय की जो उत्पत्ति है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है वो मेसोडर्म स्तर से होती है। देखिए हमारे शरीर में हमारा जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, माँ के गर्भ में जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं। सबसे बाहर वाले जो होते हैं उसको एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और सबसे अंदर की तरफ जो होता है उसको हम लोग इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर के द्वारा शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का क्या हुआ रहता है, निर्माण हुआ रहता है। तो हृदय भी जो है इसी से तीनों स्तर से बना होता है। तो इन तीनों स्तर में से विशेषकर जो है हमारा मेसोडर्म से हृदय की उत्पत्ति होती है, या मेसोडर्म के द्वारा जो है हमारा हृदय जो है वो बना होता है। कब? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान, है ना। अगला प्रश्न है कि हृदय बाहर की ओर से कौन सी झिल्ली के द्वारा ढका होता है। देखिए इसका सही आंसर जो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये पेरिकार्डियल झिल्ली हो जाएगा। अब ये पेरिकार्डियल झिल्ली क्या होती है, तो पेरिकार्डियल झिल्ली जो होती है इसको हम लोग हृदयावरणी झिल्ली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह हृदय के चारों ओर से घिरकर उसे सुरक्षा, चिकनाई व सहारा प्रदान करती है। यह एक दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इन दोनों झिल्ली के बीच में ना एक द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको चिकनाई प्रदान करता है और साथ ही साथ सपोर्ट भी क्या करता है, प्रदान करता है, ताकि जो हृदय है हमारा, दिल की जो धड़कन है वो धड़कन के दौरान जो है वो उस घर्षण को भी ये कम करता है। तो याद रखेंगे हमारा हृदय बाहर की ओर से पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है और ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है और यह द्रव जो है हमारे हृदय को बाहरी आघातों से, चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे चिकनाई प्रदान करता है और उसे सपोर्ट भी प्रदान करता है ना। और साथ ही साथ दिल की धड़कन के दौरान ये घर्षण को भी कम करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो जाएगा, है ना। मानव हृदय की दीवार कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए मानव हृदय की जो दीवार होती है उसमें 3 परतें होती हैं, है ना। इन तीनों परतों के नाम जो हैं, है ना, आपका देखिएगा यहाँ पे दिया है एपिकार्डियम दिया है, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। देखिए हृदय की दीवार जो होती है वो 3 स्तरों से मिल करके बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ जो होता है एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और सबसे अंदर की तरफ जो होता है उसको हम लोग इंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय कितने कक्षों में बटा हुआ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो मानव हृदय जो है वो 4 कक्षों में जो होता है 4 कक्षों में बटा होता है। याद रखेंगे जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा हृदय हो गया, है ना, ये हृदय हो गया। इसके एक कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष, है ना। तो हमारा हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा होता है। तो जितने भी सारे मैमल्स हैं स्तनधारी हैं, है ना, जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके हृदय जो है 4 कक्षों में बटे होते हैं, है ना, याद रखेंगे। साथ ही साथ पक्षियों के भी हृदय जो होते हैं 4 कक्षों में बटे होते हैं, याद रखेंगे। जितनी भी सारी पक्षियाँ हैं, जितने भी सारे स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय जो है 4 कक्षों में बटे होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में देखिए ये अभी फिगर जो बनाए थे उसमें 4 जो कक्ष बनाए थे, तो इसमें ऊपर वाला 2 आलिंद हो जाता है और नीचे वाला दोनों जो है वो क्या हो जाता है, निलय हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवल्लनी कपाट, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, हृदय में कहाँ स्थित होता है। तो देखिए हृदय का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें, जैसे ये हृदय है ना, तो इस हृदय में यहाँ पे ये देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग है ना, इधर इधर जितना ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सब जो है ये हमारा बायां भाग हो जाता है और इधर जो देख रहे हैं ये हमारा दायां भाग हो जाता है ना। तो याद रखेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व जो है हृदय के बाईं ओर स्थित होता है और ये बायां इसको अलिंद बोलते हैं और इसको बायां निलय बोलते हैं,
है ना। तो इन दोनों के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन में देखिए बायां अलिंद और बायां निलय यहाँ पे, यानी कि हमारा ऑप्शन क हो जाएगा। बायां अलिंद और बायां निलय में बाइकस्पिड जो वाल्व यहीं पे जो होते हैं वो लगे होते हैं, है ना। और देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हृदय के, ये देख रहे हैं ना, हृदय का हमारा दाहिना भाग है। तो ये आलिंद हो गया और ये निलय हो गया। तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच यहाँ पे जो वाल्व होते हैं इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे नोट में है कि बाइकस्पिड वाल्व को जो है हम लोग मिट्रियल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखें, कभी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन जो सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइकस्पिड वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिट्रियल वाल्व जो है वो हृदय में कहाँ स्थित होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि त्रिवलनी कपाट, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, किसके बीच स्थित होता है। तो देखिए अभी हम फिगर जो बनाए थे, तो दाहिने वाले जो भाग है ना, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच जो, सॉरी ये यहाँ पे दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच जो है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो क्या होता है, स्थित होता है ना। तो हमारा सही आंसर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करने वाली पेशीय भित्ति क्या कहलाती है। देखिएगा जैसे ये फिगर जो हम बनाए थे, है ना, ये फिगर जो है, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं ना, इसको आलिंद कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो होता है इसको निलय कहा जाता है। तो ये बायां आलिंद हो गया और ये दायां आलिंद हो गया। इन दोनों को अलग करने वाली जो ये भित्ति होती है, पेशीय भित्ति होती है, इस भित्ति को क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंतर आलिंदीय पट, यानी कि इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा ये हमारा बायां आलिंद और दायां आलिंद एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है। तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि तो ये वेंट्रिकल किससे अलग होता है। तो याद रखेंगे कि इसको हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, याद रखेंगे ये जो दीवार जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। इसके द्वारा जो है वो ये दोनों जो निलय होते हैं, यानी कि बायां निलय और ये दायां निलय एक दूसरे से अलग होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। याद रखेंगे ये इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा आलिंद अलग होता है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा जो है दोनों निलय एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट रहता है ना। अब ये क्वेश्चन है मानव हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष होता है ना। ये काफ़ी आसान प्रश्न है ना, और थोड़ा सा उलझाने वाला है ना। ये 4 चेंबर में कौन सा चेंबर जो होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो याद रखेंगे इसका जो बायां निलय जो होता है ना, ये बायां निलय जो होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, याद रखेंगे, है ना। बायां निलय काफ़ी शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद कहाँ पहुँचाता है। देखिए फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जब आती है ना, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आती है उस ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बायां आलिंद में आता है। अब ये बायां आलिंद कहाँ पहुँचाता है इस रक्त को, तो बायां निलय में पहुँचाएगा। सिंपल सा है, इसका सही आंसर जो है हमारा क हो जाएगा, है ना। तो ये बायां निलय में पहुँचाएगा और फिर बायां निलय से ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, है ना। हाँ, तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बायां आलिंद जो है वो हमारा बाएं निलय में क्या करता है, पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि दाएं निलय से निकलने वाली धमनी को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए दाएं निलय से निकलने वाली जो धमनी होती है उसको हम लोग फुफ्फुसीय धमनी या इसी को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, है ना। और ये सीधे हृदय से निकल करके ये लंग्स के पास ये जाती है ना। अगला प्रश्न है कि बाएं निलय से, है ना, बाएं निलय से निकलने वाली धमनी को क्या कहते हैं। तो ये बाएं निलय से निकलने वाली जो धमनी होती है इसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एओर्टा कहा जाता है ना, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि हृदय से ऑक्सीजन रहित, देखिए रहित माने होता है कि जिसमें नहीं होता है ना। तो हृदय से ऑक्सीजन रहित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना। तो हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में कौन ले जाता है ना। तो हृदय से जो है ऑक्सीजन रहित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, CO2 की मात्रा होती है, यानी कि हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाने का कार्य कौन करता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो है हमारा फुफ्फुसीय धमनी या इसी को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, है ना।
और ये देखिए सारे आर्टरीज में जो है शुद्ध रक्त बहते हैं, है ना, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें वी ऑक्सीजनित रक्त जो होते हैं वो बहते हैं और ये फेफड़ों तक जाते हैं, है ना, हृदय से निकल करके फेफड़ों तक ये गए रहते हैं आर्टरी, है ना। अगला प्रश्न है कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अगला प्रश्न है कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त, है ना, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा महाधमनी हो जाएगा, जिसको हम लोग एओर्टा के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए कह रहे हैं ना कि सभी धमनियों में जितने भी सारे आर्टरीज हैं, है ना, सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी किसी को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है और CO2 युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है ना, याद रखेंगे। तो ये कह रहा है ना कि जितनी भी सारी हमारे शरीर में जितनी भी सारी धमनियाँ होती हैं उन सभी धमनियों में जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है ना। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें वी ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो बहता है। देखिए ये जो महाधमनी होती है जिसको हम लोग एवोर्टा बोलते हैं, शरीर की मुख्य मेन और सबसे बड़ी धमनी होती है, याद रखेंगे। जो महाधमनी होती है हमारे शरीर की मुख्य और सबसे बड़ी धमनी होती है ना। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाने का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा। देखिएगा ये जितने भी सारी शिरा होते हैं, है ना, वेन्स, जितने भी सारे वेन्स होते हैं सभी वेन्स में जो है वो अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त जो होते हैं वो बहते हैं। लेकिन एक पल्मोनरी वेन है ना, इस पल्मोनरी वेन में जो है हमारा शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, बहता है ना। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाने का कार्य जो है हमारा फुफ्फुसीय शिराएँ करती हैं, शिरा करती हैं। एक ही होती है शिराएँ नहीं, फुफ्फुसीय शिरा करती है ना। तो याद रखेंगे इसका 25 का ख आंसर हो जाएगा सही, है ना। अगला प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य कौन करता है ना। हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हैं या अशुद्ध जो रक्त होते हैं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाने का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा महाशिरा, है ना। तो ये महाशिरा देखिए, महाशिरा जो होती है जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं, है ना, ये देखिए सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी वाइल इन्फेरियर वेना कावा जो होता है ना, कैरीज ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। सुपीरियर वेना कावा जो है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और इन्फेरियर वेना कावा जो होता है हमारे शरीर के लोअर पार्ट से क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि अशुद्ध रक्त को रिसीव करके हृदय के दाहिने आलिंद में लाने का क्या करता है, कार्य करता है ना। तो याद रखेंगे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य जो है वो हमारा महाशिरा के द्वारा किया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि SAN का फुल फॉर्म क्या होता है ना। SAN इसको हम लोग बोलते हैं साइनो आर्टियल नोड बोलते हैं, है ना। और ये सिंगल आर्टियल नोड, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉल, देखिए ये दोनों नहीं होगा, है ना। इसका सही आंसर जो है हमारा साइनो आर्टियल नोड हो जाएगा। देखिए इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो ऐसे नोड होता है, याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोड है ना। तो ये ऐसे नोड जो होता है इज़ द हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर, है ना, ये हमारा प्राकृतिक पेस मेकर होता है हृदय का। कौन, ऐसे नोड। अब ये ऐसे नोड क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा कि यह नोड जो होता है यानी कि ऐसे नोड जो होता है वो दाहिने आलिंद के ऊपरी कोने में क्या होता है, ये स्थित होता है, जो प्रत्येक धड़कन को शुरू करने के लिए, है ना, जैसे हमारे शरीर में जो है, हमारा शरीर हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। तो प्रत्येक धड़कन को शुरू करने के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करता है ना, जिससे हृदय की लय जो होती है वो निर्धारित होती है। तो याद रखेंगे ये ऐसे नोड जो है धड़कन को शुरू करने के लिए विद्युत आवेग क्या करता है, उत्पन्न करता है, और इसी से हृदय की लय जो होती है निर्धारित होती है। और यह जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा क्या होता है, वो नियंत्रित होता है। और इसकी खराबी से धीमी या अनियमित धड़कन जो है वो शुरू हो जाती है ना। तो याद रखेंगे ऐसे नोड
हमारे हृदय के दाहिने अलिंद के ऊपरी भाग में क्या होता है, स्थित होता है और ये प्रत्येक धड़कन को शुरू करने के लिए एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जिससे हृदय की लय जो होती है वो निर्धारित होती है ना। अगला प्रश्न है कि AVN का फुल फॉर्म क्या होता है। AVN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा इसमें दे रहा है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, अनदर वेंट्रिकुलर नोड, एरियल वेंट्रिकुलर नोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना। याद रखेंगे AV नोड इसको कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। अब ये इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं कि देखिए, ये ऐसे नोड अभी जो हम लोग पढ़े, ऐसे नोड से आने वाले विद्युत संकेतों को विलंबित करके हृदय की धड़कनों को समन्वित करता है। देखिए, जो हमारे ये ऐसे नोड से जो विद्युत संकेत आते हैं उसको ये थोड़ा सा विलंब करता है, ताकि ताकि निलय के संकुचन से पहले, यानी कि जब निलय संकुचित करे उससे पहले एट्रिया पूरी तरीके से रक्त को निलय में खाली कर दे, यानी कि ऑरिकल से सारा ब्लड निकल करके वेंट्रिकल में आ जाए, तब ये ऐसे नोड, ये आपका जो AV नोड जो है ना, ये कार्य करता है ना। तो यहाँ पे दे रहा है कि ताकि निलय के संकुचन से पहले एट्रिया पूरी तरह से रक्त को निलय में खाली कर दे, और ऐसे नोड के विफल होने पर हमारा AV नोड जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, यानी कि कभी कभी AV नोड जो है हमारा ऐसे नोड की तरह क्या करता है, कार्य करता है। कब, जब ऐसे नोड जो है विफल हो जाता है तब, है ना। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। देखिए 70, 72, 80, 120, इसका सही आंसर जो है वो हमारा 72 बार हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। धन्यवाद।